चर्चा करेंगे आज अपन इस वीडियो में जो क्वेश्चन आने वाले हैं अर्धवार्षिक एग्ज़ाम में, उनमें से कुछ मोस्ट क्वेश्चन यहाँ लिए हैं। मैं दावा तो नहीं कर रहा कि ये क्वेश्चन आपके जो है पेपर में आएंगे, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग जो है ये पेपर बनाया है सिर्फ और सिर्फ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। इससे रिलेटेड इसके अंदर जो है कोई भी क्वेश्चंस वगैरह नहीं होंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पुटअप हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो वीडियो है ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखकर जो है बनाया गया है। तो इसमें आइए अपन चर्चा करते हैं किस प्रकार से जो है पैटर्न रहेगा 12th के जो पेपर अर्धवार्षिक का पेपर है उसका। ठीक है, ये वैसे ये जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है वो मॉडल पेपर जो है आपके वार्षिक परीक्षा के जो पेपर मॉडल है उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। तो ये जो इसका जो टोटल पूर्णांक है वो आपका हो सकता है 56 नंबर। तो आप नंबर्स पे ना जाएं, क्वेश्चंस देखें क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, पैटर्न आपका इसमें जो है वार्षिक या एनुअल एग्ज़ाम का रहेगा। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। और आपको मैं एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, अगर उसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप जो है इंस्टाग्राम चैनल है मेरा या फिर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ उन पर जाकर आप इस पेपर के जो आंसर हैं उनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो आपका खंड ए रहेगा जिसके अंदर आपके 3 क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप होने वाले हैं। 3 क्वेश्चन इसमें महत्व रहेंगे, जिसमें पहला एबेसेदा का होगा, दूसरा जो है आपका रिक्स्थान का रहेगा और तीसरा अति लघुतरात्मक का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की है। तो दोस्तों आप सब जानते हो कि नवनिश्चयवाद जो संकल्पना है वो किसने प्रतिपादित की है। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा आपका ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर जो हैं वो इसके जो है तो ग्रिफिथ टेलर जो है इसके रहेंगे आपके। तो ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें आपके सामने ऑप्शंस जो हैं वो 4 हैं। आपको बताना है कि जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग जो है वो आपको कार्यशील जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। तो एक है आपका 15 से 65 वर्ष, 15 से 64 वर्ष, 15 से 66 वर्ष और 15 से 59 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर वापस लौटते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर नवनिश्चयवाद जो संकल्पना है उसके प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर हैं। 3 विद्वान यहाँ पर नाम और दे रखे हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये क्या है और कौन है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बी में जो है एलन सी सैम्पल। तो एलन सी सैम्पल है वो निश्चयवाद की कट्टर समर्थक थी। ठीक है, ये अमेरिकन भूगोलवेता है और रेडजेल की जो है शिष्य है। उसके बाद में नंबर 2 आते हैं फ्रेडरिक रेडजेल, जिन्हें मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। और रेडजेल जो हैं वो निश्चयवाद के जो है प्रवर्तक हैं, या ये कह सकते हो आप कि रेडजेल ने ही निश्चयवाद जो परिकल्पना है या फिर संकल्पना है उसका प्रतिपादन किया था। और सैंपल जो है वो निश्चयवाद की कट्टर समर्थक थी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है पॉल विडाल डी लाप्लास। तो ये जो हैं तो ये संभववाद के जनक हैं। ठीक है, तो संभववाद के प्रवर्तक आप बोल सकते हो, जनक आप बोल सकते हो, और ये एक फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं। ठीक है, यहाँ पर रेडजेल और ये तीनों जो है आपके लिए मोस्ट हो जाते हैं, तो इनके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। तो आपके सामने ऑप्शंस जो हैं वो 4 हैं। तो यहाँ पर मानव विकास की अवधारणा किसकी देन है, तो आपका सही आंसर तो यहाँ पर होगा डॉक्टर महबूब उल हक जो हैं ये मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले पहले विद्वान थे। भारत में अगर बात करें, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है कि भारत में मानव विकास की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन किसने किया, तो आपका राइट आंसर होगा प्रोफेसर अमात्य सेन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रोफेसर अमात्य सेन जो है वो
भारत के अंदर मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक हैं, और अगर पूरे विश्व स्तर पर की जाए तो डॉक्टर महबूब उल हक हैं। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में आपको बता दूं कि ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। सैंपल और एडजेल के बारे में अपन पहले ही जान चुके हैं कि वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 पे आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो जो 4 ऑप्शन है उनमें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ए में आपका खेती है, ब में व्यापार है, बुनाई और आखेड़। तो इसमें से तीसरा जो व्यवसाय है वो कौन सा है। तो इसमें तृतीय व्यवसाय है स्टूडेंट, वो ये है व्यापार। ब ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि व्यापार जो है वो तृतीय क्रियाकलाप में रखा जाता है, जबकि आखेट और खेती जो है वो आपके प्राथमिक व्यवसाय में आएंगी। याद रखनी है आपको, परिभाषाएं याद रखनी है। परिभाषाएं क्या कहती हैं? प्राथमिक व्यवसाय जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, यानी प्रकृति से सीधा प्रभावित होता है, तो वो सारे प्राथमिक व्यवसाय होंगे। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? खेती है, इसके अलावा आपका आखेट है, इसके अलावा जो है वनोत्पादन है, पशुपालन है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं? प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये प्राथमिक व्यवसाय होंगे। द्वितीयक व्यवसाय आता है जिसका मतलब होता है विनिर्माण। द्वितीयक व्यवसाय किससे जुड़ा हुआ है? विनिर्माण से जुड़ा हुआ है, यानी चीज़ों का निर्माण करना या उन्हें बनाना। ठीक है, तो ये आपका इसमें रहेगा। और व्यापार जो होता है, व्यापार में इसके व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप में, तो तृतीय क्रियाकलाप की परिभाषा क्या होगी? तो इसमें आपको याद रखना है सेवाएं और व्यापार। ठीक है, वाणिज्य और सेवाएं किस में आएंगी? आपके तृतीय क्रियाकलाप में आएंगी। चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप की अगर अपन बात करें तो वो तृतीय क्रियाकलाप का ही अपग्रेड रूप है। ठीक है, यानी विकसित रूप आप बोल सकते हो। यानी तृतीय व्यवसाय से विकसित हुए कहाँ पहुँचे? चतुर्थ व्यवसाय में। चतुर्थ व्यवसाय से विकसित हुए कहाँ पहुँचे? पंचम व्यवसाय में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, वोल्गा जल मार्ग स्थित है। तो वोल्गा जल मार्ग है वो कहाँ स्थित है? कौन से देश में? आपके सामने ऑप्शन है भारत, रूस, जर्मनी, अमेरिका। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कि वोल्गा जल मार्ग है वो कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। ठीक है, भारत में कौन सा है? भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग जल मार्ग संख्या 1 है। ठीक है, जो गंगा नदी पे है, और भी कई आपके ऐसे हैं। ठीक है, इसके अलावा जर्मनी में कौन सा है? राइन जल मार्ग है। अमेरिका में मिसिसिपी और जो है अमेरिका की महान झील। ठीक है, तो ये आपके अमेरिका में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है? तो यहाँ पर दिया हुआ है मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो इसमें दिए हुए हैं भारत के राज्यों के नाम, और आपको बताना है उस राज्य का नाम जो सबसे निम्न कोटि का है, यानी सबसे नीचे है। तो पहला आपका है तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है जो है स्टूडेंट्स वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा वो ब छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है वो भारत का न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है। इन चारों राज्यों की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है तो आपका आंसर होगा बिहार। बिहार का मानव विकास सूचकांक सबसे कम है, याद रखना है आपको। इन 4 में से छत्तीसगढ़ का सबसे कम है। ठीक है, लेकिन सबसे कम भारत में, संपूर्ण भारत में सभी राज्यों में सबसे कम मानव विकास सूचकांक बिहार का है, और सबसे ज़्यादा आपका केरल है। ठीक है, तो केरल और बिहार दोनों ही इस ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको अतिरिक्त याद रखने हैं। सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक केरल, सबसे कम बिहार। ठीक है, इन 4 में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे आता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि भारतीय जो जल नीति है वो कब इसकी शुरुआत हुई थी। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2002। ठीक है, तो 2002 जो है इसका राइट आंसर रहेगा कि भारत में जो है राष्ट्रीय जल नीति है उसको लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं 8 का, भारत
इसमें है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है 1958, 1978, 1948 और 1968। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1948। देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हुआ है लिखने में एबे सैदे वाला, तो इस पर आप ध्यान ना दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1948। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 9, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो कब प्रारंभ हुई, स्टूडेंट बताओ कि कौन से में हुई। तो यहाँ पर भी देखो ये थोड़ा सा ए बेस है दे वाला जो है ऑप्शन है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन का वो है 1958। तो 1958 जिसमें सह लिखा हुआ है 1958। तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका ये रिक्त स्थान वाला आएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि को रिक्त स्थान में व्यक्त किया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि है उसको किस में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखो आपके 2 आंसर हो सकते हैं। एक तो जनसंख्या वृद्धि है उसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है, प्रतिशत में। और दूसरा आप इसको में ये भी कर सकते हैं निरपेक्ष संख्या में। ठीक है, तो आपके यहाँ पर दोनों ही अगर आंसर आप दोनों में से कोई भी आंसर देते हैं तो आपका राइट ही होगा, रॉन्ग नहीं होगा। आपको याद रखना है प्रतिशत और निरपेक्ष संख्या में। ठीक है, तो या तो आप क्या कर सकते हो, प्रतिशत कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो। दूसरा है रेगिस्तान की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की विशेषता है। तो किसकी कृषि विशेषता है, तो अंगूर की कृषि। ठीक है, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, अंगूर कर सकते हो या रसदार फल कर सकते हो। ठीक है, अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, रेगिस्तान क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया होती है। तो कौन सी क्रिया होती है, तो जाहिर सी बात है गाँव में है, गाँव का नाम आ गया तो गाँव का नाम आते हैं। गाँव किससे जुड़े हुए होते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। और प्रकृति से जुड़े हुए हैं कौन सी क्रिया होगी, प्राथमिक क्रिया होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं होती हैं। नंबर 4, यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित। तो इसका तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर आंसर दोगे। आंसर जो है फटाफट कमेंट करें कि इसका आंसर जो है वो राइट क्या होगा। तो ये इसका आंसर मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस की तरफ, जो पहले क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखें। अब देखिए कुछ स्टूडेंट के जो ध्यान में आता है वो वैसे हमारे भारत में बहुत सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट है वो इंदिरा गांधी को भी कर देते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड आउट करना है। क्वेश्चन के अंदर ही जो है लगभग आंसर छुपा होता है। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हो तो आपका जो है गलत होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें है किन्हीं 2 नदी घाटी परियोजनाओं की। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं लेकिन नदी घाटियां हैं। तो आपके जो राइट आंसर यहाँ या आप जो आंसर देना चाहोगे तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, जैसे भांगड़ा नांगल बांध परियोजना, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, दामोदर घाटी परियोजना। और भी ऐसी कुछ और परियोजना है जैसे नर्मदा परियोजना है, माही परियोजना है, ठीक है, चंबल परियोजना है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसलिए आपको आंसर में 2 ही का नाम याद रखना है, भांगड़ा नांगल बांध परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारण कौन से हैं। तो वायु प्रदूषण है उसके 2 कारण आपको बताने हैं। कोई भी 2 कारण जो आप को उचित लगे वो 2 कारण आप बता सकते हो। जैसे पहला कारण हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का दहन। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन के दहन से जो है आपके जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और उससे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के अंदर कौन कौन से जो है आएंगे, तो जीवाश्म ईंधन में आपका लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं वो सब, ठीक है, वो किस में आते हैं, जीवाश्म ईंधन में आते हैं, प्राकृतिक गैस वगैरह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
इसके अलावा खनन द्वारा भी जो है वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा उद्योगों द्वारा जो है वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मानव का प्राकृतिकरण क्या है। मानव का प्राकृतिकरण क्या है, पहले चैप्टर में से ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है ना, जो आपके चैप्टर में होगा, आपने देखा होगा कि मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण वाला जो टॉपिक है वहाँ से ये जो है लिया गया है। तो इसमें आप जो है कैसे करोगे, कैसे याद इसको आप रख सकते हो, तो आपको याद रखना है निश्चयवादी जो विचारधारा है, निश्चयवादी जो विचारधारा ना उसका यहाँ पर आप लिख सकते हो। हालांकि पूरा नहीं लिखना है आपको, उसका उद्देश्य जो है ना वो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मानव पर्यावरण के क्या है कि आपसे संबंध है। तो यह एक आदिम अवस्था का परिचायक है। प्राकृतिक पर्यावरण के न्यून क्रियाओं की प्रारंभिक अवस्था में मानव और उसके अत्यधिक प्रभावित हुआ था। तो शुरुआत की बात करें तो आदिम समाज के समय मानव जो था वो प्रकृति के ऊपर पूरी तरीके से क्या था, निर्भर था, ठीक है, निर्भर था, ठीक है। तो वो प्रकृति के अनुसार ही रहता था या प्रकृति के अनुसार उसने अपने आप को ढाल लिया था, ठीक है। तो यही जो दौर है वही क्या कहलाता है, मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जो 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो अलग तरीके से आएंगे। तो कोल खोज क्या है, तो ये तो आप सभी को पता होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, कि कोल खोज क्या है या कोल खोज किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको देना है और वो भी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं मैंने जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। अब आपका दूसरा खंड शुरू होता है बी, ठीक है। तो बी खंड की अगर अपन बात करें तो बी खंड में आपके लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे। सभी क्वेश्चन जो है वो 1.5 नंबर के होंगे, ठीक है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो नंबर है, जो क्वेश्चंस के नंबर हैं या क्वेश्चंस का जो डिवाइडेशन है वो वार्षिक एग्ज़ाम के आधार पर किया गया है। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए ये अर्धवार्षिक में भी आ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हो। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, तो उसकी परिभाषा आपको देनी है। जनसंख्या वृद्धि की आपको परिभाषा देनी है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि जो है किसी निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। या एक तो आप इस हिसाब से दे सकते हो, दूसरी आप किस हिसाब से दोगे तो आप ये कर सकते हो कि 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को समझाएं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो बहुत से उपागम है मानव विकास के, तो उनका जो है उनमें से एक आधारभूत आवश्यकता उपागम है। तो इसके बारे में आपको समझाना है। तो ये जो उपागम है ये मूल रूप से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था, ठीक है। और इसमें जो है 6 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, भोजन है, जलापूर्ति है, स्वच्छता है और आवास की पहचान जो है इसके अंदर की गई है, ठीक है। यानी ये मानव की जो आवश्यकताएं उन आवश्यकताओं के लिए जो है ये आपका ये है जिसके अंदर मानव की जो आवश्यकताएं उनको साथ में रखा जाए, जिसमें मानव विकल्पों की जो प्रश्न की उपेक्षा की गई है उन सबको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो किस पर जोर दिया गया है, मानव की आवश्यकताओं पर। मानव की आवश्यकताएं कौन सी हैं, देखो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, भोजन है, जलापूर्ति है, स्वच्छता है, आवास है आदि जो है मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तो ये आवश्यकता उपागम इसके ऊपर जोर देता है। मैं आपको देखो यहाँ पर शॉर्टली ही आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है एक बार इन क्वेश्चंस को अपनी बुक या पासबुक की सहायता से इनको बिल्कुल रीड करेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और इस पेपर का अगर आपको जो है आंसर सहित अगर चाहिए तो इसके लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम या मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां जाकर आप क्लिक करके और इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए।
ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट हो जाता है, और जो मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको पता है कि ये क्वेश्चंस मैंने जो है टेस्ट वगैरह में भी दिए हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और इसको अच्छे से आपको तैयार करना ही है। देखो यहाँ पर देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक एग्ज़ाम में आए ही, ठीक है। देखिए, एक अनुमान हम लगा सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक में ज़रूर मिलेंगे। ऐसे और भी अभी वीडियो लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं सिर्फ अर्धवार्षिक के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चंस जो हैं वो बनाकर डाल रहा हूँ। वार्षिक के स्तर के लिए अपन अलग से क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है, कम से कम 10-12 सेट जो हैं अपन मॉडल पेपर के सोल्व करेंगे यहाँ वीडियो क्लासेस में, ठीक है। तो आप बने रहिए, और देखिए मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है, ना ही मुझे पैसे चाहिए, इसलिए बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के पास जो 12th में है, ठीक है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए कारगर है, ठीक है, क्योंकि ये NCERT जो सिलेबस है उसके आधार पर बनाया गया है। तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। चलो अपन अब देखते हैं इसका आंसर। साइबर स्पेस इंटरनेट जो है वो क्या है। तो साइबर स्पेस इंटरनेट की अगर अपन बात करें तो ये विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत संचार जो स्पेस है का संसार है, ठीक है, जो इसको चलाने के लिए www जो है वेबसाइट को इंटरनेट द्वारा जोड़ा जाता है और उसके द्वारा चलाया जाता है। आपने भी कोई वेबसाइट देखी होंगी तो वहाँ पर आपको दिखता हो ना www, जिसको वर्ल्ड वाइड वेबसाइट के नाम से जाना जाता है। इसकी www की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है, जिसको इंटरनेट के द्वारा चलाया जाता है। सामान्य जो है इसमें जो साइबर स्पेस जो है इनमें शब्द भेजने की जो क्रिया होती है, आपने संदेश भेजने की क्रियाएं जो होती हैं बिना शारीरिक संचलन के, ठीक है, कंप्यूटर पर ही सूचनाओं का जो है संप्रेषण कर दिया जाता है, ठीक है, और प्राप्तकर्ता को जो है विद्युतीय अंक की दुनिया जो है उसके द्वारा जो है उसको जो है अपना संदेश जो है वो मिल जाता है, और इसी का नाम क्या है, इंटरनेट है। यानी साइबर स्पेस जो है उसको आप इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं, और इंटरनेट के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। वर्तमान में अगर साइबर स्पेस सुविधाओं की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसका जो है विकास हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ा है। जैसे आज की अगर अपन बात करें तो आज के आधुनिक जो यातायात के साधन हैं उनके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नौका यानी नावें हैं, या जहाज़ हैं जो समुद्र में चलते हैं, उड़ने वाले जहाज़ हैं, ठीक है, और कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में ये जो है आपको आसानी से उपलब्ध हो सकता है, और इसकी वजह से ही आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो ये साइबर स्पेस इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं, व्यापार संयोजक के दो मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो व्यापार संयोजक के दो मुख्य उद्देश्य हैं, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं पहला उद्देश्य। तो पहले उद्देश्य में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तु और सेवाओं में जो है परिवर्तन का पता लगाना होता है, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा कि आयात निर्यात की जाने वाली वस्तु और सेवाओं में जो परिवर्तन है उसका पता लगाता है, ठीक है। दूसरा है कि गत वर्षों में कुल व्यापारिक माल में आयात व निर्यात की मात्रा की तुलना करना, ठीक है। तो पिछले वर्ष या जो गत वर्ष जो व्यापार हुआ है उस व्यापार में जो व्यापारिक माल था उसका आयात और निर्यात जो है उसकी तुलना की जा सकती है। तो ये जो है आपका व्यापार संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है नंबर 8, द्विपार्श्वीय और बहुपार्श्वीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखो अंतर क्या है बहुपार्श्वीय और द्विपार्श्वीय में। तो बहुपार्श्वीय जो होता है, बहुपार्श्वीय व्यापार बहुत से व्यापारिक देश एक साथ मिलकर करते हैं, वही अनेक देश के साथ जो है व्यापार करते हैं, ठीक है, और कुछ व्यापारिक साझेदार सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली आपको याद रखना है बहुपार्श्विक व्यापार क्या होता है, जिसमें बहुत सारे देश आपस में मिलकर व्यापार करते हैं। इतना आप याद रखो, काफ़ी है, ठीक है। इतना अगर आप लिख के आते हो ना तो वो भी काफ़ी है। बात करें अपन दूसरे साइड की, तो द्विपार्श्वीय पार्श्विक व्यापार है वो क्या होता है। तो द्विपार्श्वीय व्यापार दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार है, यानी दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार ही द्विपार्श्वीय है, ठीक है। तो समझ में आ गया बहुपार्श्विक और द्विपार्श्विक, दो देश तो द्वि
और द्विपार्श्विक व्यापार, और अगर दो से ज़्यादा देश हों तो बहुपार्श्विक। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, दो या दो से अधिक, ठीक है ना, दो से अधिक देश अगर मिलकर करेंगे तो बहुपार्श्विक कहलाएगा। अगर दो ही देश होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत और रूस, तो कौन सा हो गया, द्विपार्श्विक। ठीक है, अब भारत जो है अमेरिका के साथ, रूस के साथ, ब्रिटेन के साथ, जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, अफ्रीका के साथ व्यापार कर रहा है, तो ये क्या हो गया, बहुपार्श्विक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें है ग्रामीण अधिवास के जो हैं तारा एवं दोहरा प्रतिरूप का चित्र बनाएं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो आपको PDF में मिलेगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, कि क्या होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ आपको समझाने की, अगर आपको समझ में आए तो। देखिए तारा प्रतिरूप क्या होता है, तो तारा प्रतिरूप जो है इस प्रकार से होगा आपका, और ये जो है इसके चारों ओर क्या होंगे, अधिवास जो है वो विकसित हो जाएंगे। ठीक है, ये अधिवास विकसित होंगे, और ये जो आकृति है वो कैसी होगी, तारे के समान होगी। तो इस प्रकार के अधिवास को तारा प्रतिरूप अधिवास कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट आपका है वो है दूसरा, दोहरा। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये एक सीधी सी कोई भी रेखा है, जैसे सड़क मान लीजिए, नहर मान लीजिए, या आपकी रेलवे लाइन मान लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से जो रास्ता आता है, ठीक है, वो यहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहीं ख़त्म हो जाएगा भाई, क्योंकि अगर इसके अंदर मिल जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, चौकाकार प्रतिरूप हो जाएगा। ठीक है, या इसके सहारे जो बनने वाले अधिवास हैं वो अधिवास आपके क्या कहलाएंगे, दोहरा कहलाएंगे। यानी ये इसको टच नहीं करेंगे, ये दोनों साइड जो हैं वो इस सड़क को, रेल, नदी को, कोई भी जो है हो उसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इसको नहीं टच करेंगे तो आपका दोहरा प्रतिरूप होगा। अगर इसको टच करते हैं यानी मिल जाते हैं, तो मिल जाने का मतलब क्या हो जाएगा, चौकाकार या चौक पट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन, भाषाई संगठन पर टिप्पणी की बात हो रही है। तो भाषाई संगठन क्या है, तो इसके अंदर ये आपके भारत के भूगोल से है, तो इसके अंदर जो है क्वेश्चन आपका रहेगा कि भारत एक जो है बहुभाषी देश है या विविध भाषाओं वाला देश है। ठीक है, और बात करें तो हमारे भारत के संविधान के अंदर जो है 22 भाषाओं को, वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल हैं। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, और 544 के आसपास बोलियां जो हैं वो हैं। और भारत में सर्वाधिक भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो हिंदी भाषी हैं, यानी हिंदी भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, जबकि इसके अलावा और भी जो है जो कुछ न्यूनतम प्रतिशत के साथ है, जैसे संस्कृत भाषा है, बोडो भाषा है, मणिपुरी भाषा है। ठीक है, तो ऐसे भाषाएं भी रहती हैं। भारत की जो बोलियां हैं, भारत की बोलियों की अगर अपन बात करें तो भारतीय भाषाओं को जो है मूलतः 4 परिवारों में बांटा गया है। ठीक है, यानी 4 जो डिवाइडेशन है भारतीय जो भाषा वर्ग हैं उनके। ठीक है, तो पहला आपका है आर्यन, ठीक है, या इसको इंडो आर्यन भी कहते हैं। तो आर्य भाषा जो परिवार है वो 73% भाषा इसमें बोली जाती है, और इसके अंतर्गत आपकी हिंदी आती है। नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा है वो है द्रविड़। ठीक है, तो द्रविड़ जो भाषा है, तो द्रविड़ भाषा जो है वो भारत में 20% बोली जाती है, जिसमें तेलुगु, तमिल, मलयालम वगैरह आपकी जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा में या द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं। नेक्स्ट है आस्ट्रिक, जिसको निषाद भी कहते हैं। ठीक है, ये भारत के अंदर 1.38% लोगों द्वारा बोली जाती है। निषाद भाषा है जो विशेष करके आदिवासी लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा भारत के अंदर चीनी तिब्बती, जिसको किरात भाषा भी कहते हैं। ठीक है, तो चीनी तिब्बती को क्या कहते हैं, किरात भी कहते हैं, और ये भारत के अंदर 0.85% लोगों द्वारा बोली जाती है। जो चीन और तिब्बत के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें रहने वाले लोग जो हैं इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है भाषाई संगठन जो है वो भारत का हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम बताएं। तो जो प्रवास होता है उसके पर्यावरणीय प्रभाव क्या होते हैं। तो अगर बात
करें अपन, तो प्रवास के जो है पर्यावरण के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं और इसके परिणाम जो होते हैं वो दृष्टिगत भी होते हैं, यानी उनको देखा भी जा सकता है। ग्रामीण और नगरीय प्रवास की अधिकता के कारण क्या होता है कि नगरों के अंदर जो है सामाजिक और भौतिक अवसंरचना जो होती है उस पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण नगरीय बस्तियों की नियोजित वृद्धि तथा गंदी बस्तियां, क्षुद्र कॉलोनियां, इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, नगर भूमि जल स्तर में कमी, वायु प्रदूषण, वाहित मल के निपटारण और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याएं जो है वो जन्म ले सकती हैं। तो बहुत सी पर्यावरणीय समस्याएं देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर दबाव बढ़ता है, ठीक है, भूमि जल स्तर है वो गिरता है, वायु प्रदूषण है वो होता है, और वाहित मल और का जो निपटान है वो अच्छे से नहीं हो सकता, जो कठोर कचरा है उसका निपटान नहीं हो सकता, जिससे भूमि प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती है। तो ऐसे से कुछ जो है प्रवास से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी बुक में इस और भी मिल सकते हैं, जितने मुझे याद थे मैंने आपको सिर्फ उतने ही बताए हैं, तो बुक के अंदर आपको और भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आधुनिक शहरों और विकास के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो आधुनिक शहर और विकास के बीच में कौन से संबंध हैं, तो उनके बारे में। तो आज अपन अगर बात करें आधुनिक शहरों के पतन, नगरों की अगर अपन बात करें, जैसे इसमें आपके सूरत है, गोवा है, ठीक है, या पर्वतीय या नगरीय, पर्वतीय नगर हैं, औद्योगिक नगर हैं, प्रशासनिक नगर हैं, या आपके अनुषंगी नगर हैं, ठीक है, तो ऐसे काफ़ी नगर जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और विकास जो है एक स्वतंत्रता है, ठीक है, विकास क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है, किसी भी संबंध में या किसी भी पर्याय में आधुनिकीकरण की आवश्यक सुविधाएं समृद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो विकास जो है वो आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा, समृद्धि आदि से जुड़ा हुआ रहता है। भारत के लिए जो है विकास के अवसर जो है, विकास के जो अवसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और उपेक्षाएं और वचन जो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। महानगरीय जो केंद्र है वो विकसित हो रहे हैं, ठीक है, आधुनिक सुविधाएं भी जो हैं उपलब्ध हो रही हैं। विशाल ग्रामीण क्षेत्र नगरीय प्रदेशों को कच्ची व गंदी बस्तियों, पेयजल आदि, शिक्षा सुविधा जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी पाया जाता है। यानी भारतीय नगरों को अभी भी विकास करना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि लगातार भारत के अंदर जो विकास की अवस्थाएं हैं वो अच्छी नहीं है। नगरों का विकास हो रहा है लेकिन नगरों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। गांव के लोग जो है नगरों में रोजगार के लिए प्रवास लगातार करते रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश पर टिप्पणी। तो उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश की अगर अपन बात करें तो भारत के उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार आता है, जो विशेष करके झारखंड, उड़ीसा का पठार, पश्चिमी बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इसके अंतर्गत आते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार है, उसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि राज्य आते हैं, और ये जो है वो विभिन्न प्रकार के खनिजों से संपन्न है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज जो है वो लोहा अयस्क है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, अभ्रक है आदि हैं। और इसी क्षेत्र में देश के प्रमुख लोहा एवं इस्पात उद्योग भी कच्चे माल की सुविधा के कारण अवस्थित हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी विकसित है। अगर अपन प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा विकसित और धनाढ़ राज्य उनकी श्रेणी में आते हैं ये सभी राज्य, ठीक है। तो ये इसमें आपका रहेगा, तो ये आपके मोस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नंबर 14, पतनों के पृष्ठ प्रदेशों को स्पष्ट कीजिए। तो पतनों के जो पतन है उनके पृष्ठ प्रदेश क्या होते हैं। तो देखो किसी भी बंदरगाह जो होता है उस बंदरगाह की जो भूमि है उसके विस्तृत भाग हैं जिस, है ना, तो यानी एक पतन की अगर अपन बात करें तो उस पतन के पीछे का जो एरिया है वही उसका क्या कहलाता है, पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। जैसे मान लो अगर अपन बात करें कांडला बंदरगाह की, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल आपको लिखना नहीं है, समझने की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अपन बात करें कांडला बंदरगाह की, तो कांडला बंदरगाह है उसका पृष्ठ प्रदेश कौन से आएंगे, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये क्या है, ये कांडला का पृष्ठ प्रदेश है। क्यों? क्योंकि यहाँ से माल जो है वो कांडला भेजा जाता है, जिसको निर्यात किया जाता है, कांडला से आयात माल को इन सभी राज्यों में पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो यानी कच्चे माल
पहुंचाने और तैयार माल को लेने, आयात निर्यात के लिए जो है इन सभी राज्यों को कांडला बंदरगाह है वो सुविधा उपलब्ध करवाता है। और इसी सुविधाओं के कारण जो है ये चीज़ जो है वो रहती है और इसी को ही पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है भारत में उपग्रह संचार प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। तो 15 का है, इसमें भारत के अंदर जो उपग्रह प्रणाली है उसके बारे में जो है आपको बताना है। तो भारत के अंदर जो उपग्रह प्रणाली है जो भी आपके हैं, जैसे भारत जो है तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 वर्ग हैं इसमें, पहला है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम तथा दूसरा है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। और इनसेट जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अब आपके निबंधात्मक क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। ये 3 नंबर के होंगे। निबंधात्मक आपके 2 प्रकार के आएंगे, ठीक है, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का, वार्षिक एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, तो इनके बारे में मैं इनके आंसर जो है मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा हो इनके आंसर होते हैं और फिर जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप भी बोर होना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो इनके आंसर्स जो है मैं आपको नहीं बता सकता, सिर्फ क्वेश्चन आपको पढ़ के बता सकता हूँ थोड़ा बहुत उनके बारे में। तो भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चंस भी मेरे जो है मेरे स्टूडेंट जो हैं उनको मैंने दिया था टेस्टों के अंदर, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि भारत में विदेशों से जो लोग आए थे, जैसे अमेरिका से आए थे, ठीक है, सन 2005 में 55,000 रोगी भारत में आए थे। भारत में लगातार जो पर्यटन है इसका विस्तार हो रहा है, यानी चिकित्सक पर्यटन का विस्तार हो रहा है। भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे इलाज यहाँ पर उपलब्ध हैं, ठीक है, और कम खर्चे पे जो है इलाज हो जाते हैं। बस यही कुछ विशेषताएं हैं जो आप इसकी हैं, बाकी का आप अपने जो है बुक के अंदर इसको विस्तार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों में अंतर आपको स्पष्ट करना है कि धात्विक खनिज कौन से होते हैं और अधात्विक कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये अंतर आपको इसके अंदर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, तो ये भी आपको अपनी पासबुक में आपको अच्छे से या जो है मिल जाएगा। तो धात्विक में जैसे वे पदार्थ जिनके अंदर धातु का अंश नहीं होता है वह धात्विक खनिज कहलाते हैं। और अधात्विक में कौन सा हो जाएगा, वह पदार्थ जिसके अंदर किसी भी प्रकार के धातु का अंश नहीं पाया जाता है वो अधात्विक हो जाएगा, ठीक है। जिसमें देखो, जिसमें धातु का अंश पाया जाता है वो धात्विक, जिसमें नहीं पाया जाता है वो अधात्विक। दूसरा है ये जो है प्राय आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, जबकि अधात्विक हैं वो अवसादी चट्टानों में। इसके अंदर जो है लोहा, तांबा, स्वर्ण, मैंगनीज, चांदी आदि जो है धात्विक खनिज होते हैं। अधात्विक में जो है मुख्यतः कार्बनिक उत्पत्ति और अकार्बनिक उत्पत्ति वाले होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी अभ्रक है, कोयला है, पेट्रोलियम है आदि, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये इनको गलाकर दोबारा प्रयोग में लिया जा सकता है, किसको, धात्विक को, जबकि अधात्विक है उनका उपयोग सिर्फ एक बार ही होता है, दोबारा अपन पुनः उपयोग उनका नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक टिप्पणी लिखनी है, निम्नलिखित संचार साधनों पर टिप्पणी लिखें। तो 2 संचार के साधन यहाँ पर दिए हुए हैं, रेडियो और टेलीविज़न, जिसके बारे में आपको लिखना है कि भाई रेडियो की स्थापना कब हुई, 1923 में हुई। रेडियो कल्प और मुंबई द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। फिर 1930 में इसको बदल दिया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कर दिया गया, ठीक है। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था और 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था, ठीक है। और इस समय जो है विशेष जो बुलेटिन है वो इसके ऊपर प्रसारित की जाती थी। मनोरंजन के जो साधन है वो भी इनके ऊपर प्रसारित किए जाते थे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आपका आ जाता है टीवी। तो टीवी जो है वो संचार का एक बहुत ही लोकप्रिय साधन था जब तक मोबाइल नहीं आया था, ठीक है। मोबाइल से पहले, मोबाइल आने के बाद तो नहीं रहा, लेकिन मोबाइल आने से पहले ये था, ठीक है। और इसको सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी वो केवल और केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास की गई थी। 1959 में इसको प्रारंभ किया गया था। 1972 में ये जो केंद्र है वो चालू हुआ। 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से विलग कर जो है दूरदर्शन यानी डीडी के रूप में अलग पहचान इसको मिली। और इनसेट 1A जो है राष्ट्रीय टेलीविज़न DD1 ने जो है चालू होने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। और आज आप देख सकते हैं कि जो टेलीविज़न है वो कहाँ से कहाँ तक
पहुंच चुका है। तो इसके बारे में आपको जो है इसमें लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आ जाता है 19 का क्वेश्चन। ये बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन है। तो पहला है विश्व के प्रमुख लोहा खनिज जो अयस्क हैं उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व के अंदर जो लोहा अयस्क हैं उनके बारे में आपको बताना है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन आपका जो है गलत हो गया है। विश्व के स्थान पर आपको भारत करना है। ठीक है, विश्व जो है, विश्व के स्थान पर ये विश्व जो शब्द है वो नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना है, भारत करना है। ठीक है, यानी भारत के प्रमुख लोहा खनिज जो अयस्क हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके 8वां क्वेश्चन है भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय कार्यक्रम के प्रभावों का विस्तार से समझाएं। तो इसमें जो है कौन कौन सी समस्याएं जो थी भरमौर क्षेत्र में वो थी, उनका किस प्रकार से निदान किया गया, तो वो चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं, इनके निदान कैसे किए जाएंगे। ठीक है, तो भूमि जो संसाधन है उनके जो पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से इनका निदान किया जाएगा। अथवा में आप देखें भारत में प्रमुख खाद्य फसलों पर लेख लिखें। तो इसके अंदर आपको अनाज में जो है चावल है, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का, इसके अलावा दालें में चना, अरहर आदि के बारे में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका हो जाता है कि दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाएं, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। और भारत के मानचित्र में रत्नागिरी, दुर्ग, बल्लारी और वेलाडीला यहाँ पर दिया गया है। तो इनको भी आप एक बार अपने जो मैप हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं। आपकी बुक या पासबुक में ये मैप जो है आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको देख के समझना है। ठीक है, बाकी का जो है मैं बता ही चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो है इनका लिंक जो है आपको मिल जाएगा, वहाँ से इनकी PDF डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।